वेलकम बैक टू नवधा क्लासेस। तो ये है हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़, जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में सेपरेट वीडियोस के अंदर, और पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ काउंसलिंग के बारे में, इलेक्टिव काउंसलिंग। इससे पहले हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करा था। अब ये जो काउंसलिंग है, इलेक्टिव काउंसलिंग, ये एक कॉम्बिनेशन है डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों का। हमने ये इंडिविजुअली पढ़ी थी, और यहाँ पर जो इलेक्टिव काउंसलिंग है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। रीज़न, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट करा है। कई बार कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके लिए डायरेक्टिव अप्रोच भी सही नहीं रहती, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच भी सही नहीं रहती, तो वहाँ पर हम इसकी कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। तो एक काउंसलर के पास एक फ्रीडम होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से किसी भी टेक्निक को यूज़ कर सकता है, और कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना देता है। इस टाइप से अप्रोच को यूज़ करने से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी लाइट हो जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी मिलती है, और एक अच्छा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर इस काउंसलिंग के लिए हम थ्योरी को मानते हैं, एक जो ट्रुथ है कि जो बहुत एक फाइनल डिसीज़न होता है वो इतनी आसानी से नहीं आता। उसके लिए बहुत सारी जजमेंट्स होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके हम एक अच्छे डिसीज़न पे पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि काउंसलर जब भी चाहे किसी भी मेथड से स्टार्ट कर सकता है, और कभी भी चाहे तो दूसरे मेथड पे स्विच ओवर कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हम एक सही सॉल्यूशन पे पहुँचें। तो हाँ, डिमांड के हिसाब से टेक्निक चेंज हो जाएगी यहाँ पर। और काउंसलर जो है काउंसलिंग के टाइम में डायरेक्टिव यूज़ करे, इनडायरेक्टिव यूज़ करे, कभी भी स्विच करे, अपने आइडियाज़, अपने एटीट्यूड के हिसाब से वो उसको चेंज कर सकता है सिचुएशन को देख के, कि काउंसलिंग की प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हुई है, कितनी नहीं हुई, क्या क्या ज़रूरतें हैं। और यहाँ ऑल्टरनेटिव है, जैसे मैंने पहले बताया, सिचुएशन के हिसाब से। तो हेंस इट इज़ पॉसिबल फॉर अ काउंसलर टू ऑल्टरनेट बिटवीन द डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन में बेस्ड होके कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हाँ, कि इलेक्टिव मेथड क्या है, इट ब्रिजेस द गैप, यानी कि वो दो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा ऑपोजिट मेथड थे। जो इलेक्टिव मेथड है उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के ब्रिज का काम कर रहे हैं उनके बीच में। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। पहला, कि क्लाइंट के हिसाब से आप मेथड चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, आप कभी भी कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन है, जो काउंसलर है और काउंसली दोनों अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में, डायरेक्टिव वाले में, काउंसलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सेकंड वाले में क्लाइंट के थॉट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट इसके अंदर, इलेक्टिव के अंदर, क्योंकि दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों के थॉट्स इक्वल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्लाइंट है वो इस तरह का फ्रेमवर्क बनाएगा ताकि वो जो रिलेशनशिप बनता है क्लाइंट और काउंसली के बीच में, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करे। अगला है एक्सपीरियंस ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन रिलेशनशिप और बेसिक, कि कॉन्फिडेंस और जो काउंसलर काउंसली का ये जो रिलेशनशिप है, इसके अंदर फेथ होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व होएगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अपने थॉट्स फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे दोनों, तो कोई प्रॉब्लम का एंड नहीं निकलेगा। यहाँ पर कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहता है ये मेथड, और यहाँ पर ये क्लाइंट सेंटर्ड हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मेन मोटिव है क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व होना, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होना, और यहाँ पर हम हर अप्रोच को यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं ये क्लाइंट सेंटर्ड है। अगला है कंपीटेंस ऑफ काउंसलर इन इलेक्टिव काउंसलिंग, कि यहाँ पर एक बहुत हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए। हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो काउंसलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्ट चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रैशनलाइज है, यानी कि रैशनल डिसीज़न ले, अचानक डिसीज़न ले, किसी भी चीज़ को निगलेक्ट कर दे। हम बिल्कुल भी किसी तरह की गलती नहीं चाहते। तो इसलिए यहाँ पर जो काउंसलर है वो बहुत हाई कॉम्पिटेंट हो, मतलब एक अच्छा वेल इंटेलिजेंट हो, और मेक श्योर कि उसको पता हो कि कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, और ये जो रिलेशनशिप बना है क्लाइंट और काउंसलर का, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। तो हाँ, इससे क्या होगा कि हम एक बेटर वे है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, यानी कि टास्क को अचीव कर सकेंगे। और हाँ, काउंसलर को पता होना चाहिए
कि प्रॉब्लम हर इंडिविजुअल के टाइम पे चेंज हो सकती है, कि कभी भी डायरेक्टिव टू इनडायरेक्टिव चेंज हो सकता है या इनडायरेक्टिव टू डायरेक्टिव चेंज हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि हर अलग अलग स्टूडेंट के अंदर सेम ही प्रिंसिपल फॉलो होगा। हर टाइम सिचुएशन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रॉब्लम चेंज होती है, तो उसको अलग अलग अटैम्प्ट देने हैं, समझना है कि प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए। और लास्ट है कि जो काउंसलर है उसका ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत डिफ़िकल्ट है। रीज़न कि उसको मैंने जैसे पहले भी बताया, बच्चे को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, उसकी सारी बात को प्रॉपरली सुनना पड़ेगा और सिचुएशन के हिसाब से टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। अब इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग रैपट। एस्टैब्लिशिंग रैपट का मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए काउंसलर और काउंसली के बीच में। फिर प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाना चाहिए। डायग्नोस के बाद प्रॉब्लम जब हमें पता लग गई है, उसको एनालाइज करना चाहिए। और जब एनालाइज करने के बाद हम एक प्रिपेयरिंग टेंटेटिव प्लान फॉर मॉडिफाइंग अ बिहेवियर, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है जो बच्चा है उसका बिहेवियर थोड़ा इस तरह से चेंज हो जाए कि इस प्रॉब्लम के साथ साथ अगर कोई फ्यूचर में कोई और भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखे। फिर उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होएगी और काउंसलिंग सेशन टर्मिनेट होने के बाद थोड़े टाइम बाद जो काउंसलर है वो फॉलोअप ज़रूर करेगा। रीज़न फॉलोअप करने का जो मेन मोटिव होता है कि क्या जो काउंसलर ने डिसीज़न लिया था वो सही जा रहा है। अगर सही जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो दूसरों पे भी ऐसा अप्लाई कर सकेगा। और अगर सही नहीं जा रहा है तो वो और क्या क्या स्टेप्स उठा सकता है फ्यूचर में उसको सॉल्व करने के लिए। तो इन्हीं चीज़ को यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है। पहला एस्टैब्लिशिंग रैपट, फिर डायग्नोस करना, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करना, एक प्लान बनाना और फाइनली फिफ्थ स्टेप काउंसलिंग करना। फिर काउंसलिंग करने के बाद एक इंटरव्यू या फॉलोअप सेशन ज़रूर होना चाहिए। अब फॉलोअप सेशन से पता लग जाता है कहाँ कमियाँ रहेगी और कहाँ और बेटर किया जा सकता था। एडवांटेज, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये दो टेक्निक्स का बीच में आता है। इससे रिजिडिटी नहीं रहती कि आपको इसी लाइन पे चलना है, आप कभी भी दोनों के बीच में स्विच कर सकते हैं। इकोनॉमिकल भी है और इफ़ेक्टिव तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि ये क्लाइंट के हिसाब से चलता है। स्टूडेंट के ऊपर मेन फोकस होता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करना, चाहे किसी भी मेथड से किया जाए। लास्ट आ जाती है लिमिटेशन। लिमिटेशन है इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्टिज्म पॉसिबल नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। रीज़न, क्योंकि वो कहते हैं कि कई बार हम दो कंसेप्ट को पूरी तरह मर्ज कर ही नहीं सकते, इसलिए वो कहते हैं ये इलेक्टिज्म यानी कि इलेक्टिव काउंसलिंग की लिमिटेशन है। और कुछ राइटर बिलीव करते हैं कि एक सुपरफिशियल या अपॉर्चुनिटिस्ट है, कि इस तरह की जो चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। और एक क्वेश्चन राइज आता है कि क्लाइंट को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, क्या कोई रूल नहीं होना चाहिए। आई थिंक कुछ रूल सेटअप किए जाने चाहिए काउंसलिंग के प्रोसेस में, ताकि एक डिग्निटी मेंटेन रहे। और अगला है द प्रॉब्लम ऑफ एन इलेक्टिव ओरिएंटेशन इन द काउंसलर्स डू मोर ऑफन हार्म देन गुड, कि कई बार जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और कोई रूल्स फॉलो ना करें तो कई बार फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, तो हम नहीं चाहते बिल्कुल ऐसा हो। तो हाँ, यहाँ पर जो लिमिटेशन है थोड़ी ज़्यादा सीरियस है। दैट टू ट्रू कि हमें ये मेथड बहुत प्रैक्टिकल लगता है, बट आई थिंक कुछ बाउंड्री सेटअप होनी चाहिए काउंसलिंग के प्रोसेस में, ताकि वो प्रोसेस ईजिली हो सके। और बुक का भी यही कहना है। थैंक यू।